बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, सिंदबाद जहाजी, चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं आपको इटली के एक घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जिसने पूरे 25 बरस घुमक्कड़ी की। इस महान घुमक्कड़ का नाम है निकोलो डे कोंटी। निकोलो कोंटी का जन्म सन 1395 में 1395 में इटली के शहर वेनिस के पास हुआ था। ये जो वेनिस का शहर है, ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, तिजारत का मरकज है और यहाँ के व्यापारी दूर दूर के देश सैर करने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने अपना नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसी शहर पर लिखा था। तो निकोलो कोंटी बड़ा होने के बाद डेमस्कस शहर पहुंच गए। ये डेमस्कस शहर आजकल सीरिया की राजधानी है और दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। डेमस्कस में आकर निकोलो कोंटी ने अरबी भाषा सीखी। इसके बाद वे बगदाद पहुंच गए, जो आजकल इराक की राजधानी है। बच्चों, इराक में दो बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। एक का नाम है टिग्रिस और एक का नाम है यूफ्रेटस। हिंदी में इन्हें कहते हैं दजला और फुरात। तो निकोलो कोंटी दजला नदी के रास्ते बसरा के बंदरगाह पहुंचे। बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां समुद्री जहाज आते जाते रहते हैं। इंग्लिश में बंदरगाह को पोर्ट कहते हैं। निकोलो कोंटी ने बसरा के पोर्ट से हिंदुस्तान का रुख किया और फिर वे गुजरात के काम्बे पहुंच गए, जिसे खंबात भी कहते हैं। बच्चों, हिंदुस्तान में नर्मदा नदी के दक्षिण का जो हिस्सा है उसे दक्कन कहा जाता है। निकोलो कोंटी के जमाने में दक्कन में विजयनगर का विशाल साम्राज्य था। विजयनगर एम्पायर की राजधानी हम्पी थी, जो आजकल के कर्नाटक राज्य का एक शहर है। तुमने तेनालीराम का नाम जरूर सुना होगा। तेनालीराम बीरबल की तरह ही एक हाजिर जवाब इंसान थे। ये तेनालीराम विजयनगर के दरबार में ही रहा करते थे। जिस समय निकोलो कोंटी विजयनगर पहुंचे, विजयनगर में देवराया प्रथम की हुकूमत थी। निकोलो कोंटी ने एक भारतीय महिला से शादी कर ली और उन्होंने अपना परिवार भी बसा लिया। निकोलो कोंटी ने अपनी किताब में विजयनगर के साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि हम्पी का शहर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था और विजयनगर साम्राज्य के पास अपनी बहुत बड़ी फौज थी। विजयनगर एम्पायर और उसके पड़ोसी बहमनी एम्पायर के बीच तनातनी रहती थी, इसलिए विजयनगर साम्राज्य के पास अपनी बहुत बड़ी सेना थी। निकोलो कोंटी ने विजयनगर में मनाए जाने वाले त्योहारों का भी वर्णन किया है। विजयनगर के बाद निकोलो कोंटी मीलापुर गए, जो आज के मद्रास के पास एक छोटा सा शहर है। मीलापुर में ही सेंट टॉमस की मौत हुई थी। सेंट टॉमस भारतवर्ष में ईसाई धर्म के पहले प्रचारक थे और इसलिए मीलापुर का शहर ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र जगह है, मुकद्दस जगह है। निकोलो कोंटी ने श्रीलंका की भी यात्रा की, जिसे उस जमाने में सीलोन भी कहते थे। इसके बाद निकोलो कोंटी ने दक्षिण पूर्व एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का रुख कर लिया। बच्चों, हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशन में दो बहुत बड़े बड़े टापू हैं। एक का नाम है जावा और एक का नाम है सुमात्रा। जावा और सुमात्रा के टापू आजकल इंडोनेशिया देश के हिस्सा हैं। निकोलो कोंटी ने जावा की भी यात्रा की और सुमात्रा की भी। सुमात्रा में निकोलो कोंटी ने देखा कि वहाँ आदमखोर आदिवासी रहते हैं और ये नरभक्षी आदिवासी बाहरी लोगों को मारकर खा जाते थे। ऐसे नरभक्षी लोगों को इंग्लिश में कैनिबाल कहते हैं।
इसके बाद निकोलो कोंटी ने बर्मा की यात्रा की, जिसे आजकल म्यांमार भी कहते हैं। बर्मा की सबसे बड़ी नदी है इरावदी नदी। निकोलो कोंटी ने इरावदी नदी में सफर किया और वे एक बहुत खुशहाल शहर पहुंच गए जिसका नाम था पेगू। 25 बरस की घुमक्कड़ी करने के बाद निकोलो कोंटी ने अपने देश वापस लौटने का फैसला किया। वे थाईलैंड के रास्ते दक्षिण भारत पहुंचे और फिर आधुनिक सऊदी अरबिया के शहर जेद्दा पहुंचे। ये जेद्दा मक्का के पास का बंदरगाह है। इसके बाद निकोलो कोंटी सन 1444 में 1444 में अपने शहर वेनिस लौट गए। इस तरह उनकी यात्रा कुल 25 बरस की रही, सन 1419 से 1444 तक। बच्चों, उन दिनों पोप यूरोप का सबसे शक्तिशाली आदमी हुआ करता था। कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु को पोप कहते हैं और वो रोम के पास वेटिकन सिटी में रहता है। निकोलो कोंटी के जमाने में पोप का नाम था यूजीनियस चतुर्थ, यानी यूजीनियस द फोर्थ। रोम का पोप निकोलो कोंटी से खफा था क्योंकि घुमक्कड़ी के दौरान निकोलो कोंटी ने ईसाई धर्म का पालन नहीं किया था। इसलिए पोप ने निकोलो कोंटी को हुक्म दिया कि वो पोप के सेक्रेटरी को अपनी घुमक्कड़ी के तमाम किस्से सुनाए। पोप के हुक्म के बाद निकोलो कोंटी पोप के सचिव को अपनी घुमक्कड़ी की कहानियां बताने लगा और पोप का सेक्रेटरी उन कहानियों को कलमबंद करता चला गया। आगे चलकर ये कहानियां एक किताब के रूप में छपी। ये किताब लैटिन भाषा में है, जो प्राचीन रोमनों की भाषा है। कुछ समय बाद इस किताब का अनुवाद पोर्चुगीज लैंग्वेज में हुआ, पुर्तगाली भाषा में, और अब तो ये किताब कई भाषाओं में उपलब्ध है। मार्को पोलो और निकोलो कोंटी में कई समानताएं मिलती हैं। मार्को पोलो और निकोलो कोंटी दोनों वेनिस शहर के रहने वाले थे और दोनों ने पूरब के देशों में 25-25 बरस बिताए थे। मार्को पोलो ने चीन में 25 बरस बिताए और निकोलो कोंटी ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में। निकोलो कोंटी का महत्व इस बात में है कि उनकी किताब पढ़ने के बाद ही यूरोप के लोगों को हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के कई नए रास्तों का पता चला। तो बच्चों, ये थी महान घुमक्कड़ निकोलो कोंटी की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।